बाकी यहाँ पे जो अभी आप देखेंगे पर्सनालिटी क्या है और इसके डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसको देखेंगे। एक क्वेश्चन मोस्ट VVI है इस बार के लिए, तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ओके, चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। पहले हम हिंदी में इसको समझ लेंगे, इसके बाद आपको लोग का नीचे इंग्लिश में दिया गया है। तो जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं इंग्लिश में नोट्स को बनाइएगा, समझने के लिए हिंदी में समझिए, इंग्लिश में समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं पर्सनालिटी होता क्या है। साथियों, शब्द पर्सनालिटी व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो पर्सनालिटी होती है यह पर्सनालिटी कहाँ से आया है। तो ये पर्सनालिटी जो शब्द है यह इसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना से ही पर्सनालिटी बना है। ओके, जिसका तात्पर्य है विशेष गुण को धारण करने वाला आवरण या मुखौटा से है। सीधा समझिए, पर्सोना शब्द का मतलब होता है, अर्थ होता है कि एक विशेष गुण को धारण करने वाला मुखौटा या आवरण। और व्यक्ति भी किसी व्यक्ति के मुखौटा या आवरण ही होता है जो व्यक्ति के विशेष गुण को बताता है। ठीक है, वही व्यक्तित्व होता है। जिस प्रकार किसी नाटक में किसी व्यक्ति को प्रदर्शित करता है इसलिए इसे व्यक्तित्व कहा जाता है। अब जिस भी व्यक्ति के अंदर जो भी गुण, जो भी कला, जो भी पहनावा ओढ़ावा स्टाइल है वो सब व्यक्ति के गुण को बताता है और वह गुण जो है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व को दर्शाता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होइएगा नाटक में जो भी व्यक्ति कोई जोकर का रोल लेता है, कोई डांसर का रोल लेता है, कोई विलेन का, कोई हीरो का रोल लेता है ना, तो ये सब क्या होता है, ये सब एक पर्सनालिटी होता है, ये सब एक चेहरा होता है जो उसके चीज़ों को, उसके गुणों को बताता है। अगर किसी में हीरो का गुण रहता है तो उसको हीरो का कैरेक्टर दिया जाता है, किसी का अगर विलेन का तरीका रहता है विलेन का रोल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह मुखौटा और यह आवरण की तरह होता है जो उसके स्टाइल, उसके गुणों को बताता है। कौन? व्यक्तित्व। समझ गए? जैसे आप समझिए आपके अंदर एक अच्छे लीडर बनने का गुण है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है एक गुड पर्सनालिटी है जिससे आप एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण आपके अंदर है कर सकते हैं, जिससे आप आगे लीडर का निर्माण कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के वह गुण है जो उसके विशेषता को बताता है। ठीक है, और ये संपूर्ण गुण और विशेषता किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व ही होता है। ठीक है, चलिए जिसके अंदर व्यक्ति का कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, ठीक है, क्या पहना है, कैसा शरीर का रचना है, स्ट्रक्चर है, ये सब जो है व्यक्तित्व को ही दर्शाता है। ठीक है, लोग नहीं कहता है कि गुड पर्सनालिटी का ये व्यक्ति है, मीन्स इसके अंदर जो भी क्वालिटी है वो अच्छा है। ठीक है, तब जाके वह अच्छा पर्सनालिटी बनाया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व या पर्सोना शब्द सामान्यतः व्यक्ति के बाह्य गुणों को प्रदर्शित करता है। अब देखते होइएगा कि व्यक्ति के इंटरनली क्या चीज़ें हैं किसी को पता नहीं चल पाता है, लेकिन जो एक्सटर्नल व्यक्ति दिखाता है वही पर्सनालिटी होता है। अंदर से कोई व्यक्ति बहुत गलत रहेगा लेकिन बाहर से उसका जो मैनर होगा, जो उसका पर्सनालिटी होगा, गुड होगा, उसमें कुट के गुण भरा होगा। जो इंटरनली कुछ और है और बाहर से वो कुछ और दिखा रहा है, तो जो बाहर से किसी व्यक्ति में दिखता है गुण वही उसका व्यक्तित्व होता है। ठीक है, चलिए व्यक्तित्व मनोदैहिक अवस्था का संगठन है। ठीक है, मतलब मन में जो क्रिया होती है उसका एक संगठन है। व्यक्तित्व जो है वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन है। अपूर्व मतलब समझ रहे हैं ना कि वातावरण के बनाए जाने वाला समायोजन है। व्यक्तित्व वातावरण द्वारा प्रभावित होता है, इसमें जीवन के सभी अंग सम्मिलित होते हैं। सीधा तौर पे कहा जाए कि व्यक्तित्व पर्सोना शब्द लैटिन भाषा से पर्सनालिटी लिया गया है जिसका अर्थ होता है विशेष गुण को धारण करने वाला। ठीक है, जिस प्रकार से नाटक में किसी व्यक्ति का कला प्रदर्शित करता है और उसके ऊपर एक उस कला का आवरण या मुखौटा चढ़ा होता है, उसी प्रकार से जो है उसे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, व्यक्ति या पर्सोना शब्द का सामान्य मतलब है बाह्य गुण, व्यक्ति के बाह्य गुणों को प्रदर्शित करना। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के गुण मौजूद होते हैं जो व्यक्ति को उसके गुणों को बताता है, उसके विशेषता को बताता है, जिसमें धारण, कपड़े का ड्रेसिंग सेंस, खाने पीने का तौर तरीका, बोलने का तरीका, चलने का, उठने बैठने का तरीका, ठीक है, संपूर्ण एक्टिविटी जो है शामिल होता है और यही जो है उसके पर्सनालिटी को बताता है। ओके, आप लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले आपको पर्सनालिटी को ही देखता है कि कैसे व्यक्ति चल के आया, ठीक है, कैसे वापस गया, ठीक है, कैसे बैठा, कैसे बोला, ये सब आपके पर्सनालिटी के अंदर ही आता है। चीज़ें समझ रहे हैं? चलिए
पर्सनालिटी समझ गए। अब पर्सनालिटी के प्रकार टाइप्स देखेंगे। तो साथियों आपको सीधा मैं बता दूं, कुल 5 तरीक़ों से इसको वर्गीकृत किया गया है, 5 तरीक़ों से, जिसमें 4 जो है साइकोलॉजिस्ट या इसी को साइकेट्रिस्ट कहिए, ये 4 तरीक़ों से तो वैज्ञानिक का ही नाम है। 5वां जो तरीका है वह है आपका समान वर्गीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है क्रेसमर्स का वर्गीकरण, क्रेसमर्स क्लासिफिकेशन। क्रेसमर्स के वर्गीकरण में क्या कहा गया, देखिए, जर्मन मनोचिकित्सक मतलब जर्मन साइकेट्रिस्ट, ठीक है, ने व्यक्तित्व को निम्न मुख्य भागों में विभाजित किया। मतलब जो क्रेसमर्स थे यह जर्मन के मनोचिकित्सक थे, जिन्होंने निम्न तरीके से जो है क्या किया, अपने व्यक्तित्व को डिवाइड किया। तो पहला क्या हो गया, क्रेसमर। ठीक है, क्रेसमर। चलिए, अब क्रेसमर ने 3 टाइप से व्यक्तित्व को विभाजित किया। इन्होंने एक व्यक्ति को बताया एथलीट व्यक्ति, जो एथलीट टाइप का होते हैं वह काफ़ी हिष्ट पुष्ट व्यक्ति होता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया एस्थेनिक व्यक्ति, एथलेटिक, एस्थेनिक, और एक है आपका पिकनिक व्यक्ति। तो ये 3 टाइप से क्रेसमर ने बताया। क्या क्या बताया, एक बताया इन्होंने एथलेटिक व्यक्ति, एथलेटिक व्यक्ति। तो एक इन्होंने बताया अस्थेनिक व्यक्ति, ठीक है, अस्थेनिक व्यक्तित्व का, और एक इन्होंने बताया पिकनिक व्यक्ति का, ठीक है, पिकनिक पर्सनालिटी का। 3 प्रकार से क्रेसमर ने बांटा। ठीक है, अब ये तीनों प्रकार में क्या क्या होता है, चलिए चीज़ों को मैं दिखाता हूँ आपको। जो एथलेटिक पर्सनालिटी होता है उसे हम लोग हिष्ट पुष्ट कहते हैं। ठीक है, हिष्ट पुष्ट व्यक्तित्व। अब देखिएगा, जो एथलेटिक व्यक्ति होता है, एथलेटिक जो व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है, उसका शरीर सुदृढ़ होता है, प्रभावी इफेक्टिव स्वभाव, कंधा चौड़ा होता है, सफलता के प्रति रुचि होता है उसका, ऊर्जावान क्रियाशील होता है, पीठ व पाँवों को विकसित मांसपेशी होता है, आराम पर काम को महत्व। मतलब ऐसे व्यक्ति जो एथलेटिक टाइप का होता है वह काम से ज़्यादा, आराम से ज़्यादा काम को महत्व देता है। वहीं पर बात किया जाए, यह निर्भय और बहादुर होता है और आक्रामक होता है। आमतौर पर जानते हैं जो एथलेटिक टाइप का व्यक्ति होता है वह काफ़ी हिष्ट पुष्ट वाला होता है, उसका शरीर का कंधा चौड़ा होता है, सफलता के प्रति रुचि होता है, प्रभावी स्वभाव होता है, सुदृढ़ शरीर होता है, पीठ व पाँव की जो विकसित मांसपेशियां होती हैं, आराम से ज़्यादा काम को महत्व देता है, निर्भय होता है, बहादुर होता है, आक्रामक होता है, ऊर्जावान होता है। तो ये जो है आपके एथलेट टाइप के पर्सनालिटी वाला है। ओके, चलिए, जाहिर सी बातें हैं कि जो एथलेटिक टाइप का होता है, आप लोग नाम सुनते भी आ रहे हैं कि जो एथलीट के खिलाड़ी होता है काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला एथलीट। दूसरा है अस्थेनिक पर्सनालिटी, मीन्स अवसन्न व्यक्ति। अवसन्न व्यक्ति मीन्स अस्थेनिक पर्सनालिटी। अब चलिए एस्थेनिक पर्सनालिटी के बारे में देखते हैं। पतला व लंबा शरीर, जो एस्थेनिक टाइप का पर्सनालिटी का होता है वह पतला और लंबा होता है। ठीक है, सिजोफ्रेनिया की अधिक संभावना होती है अस्थेनिक टाइप के पर्सनालिटी वाले व्यक्ति में। भावविहीन चेहरा, जो व्यक्ति होता है भावविहीन होता है, सुखी त्वचा, सुखी हुई त्वचा। तो जो अस्थेनिक टाइप होता है यह थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत में रहता है, और यह अवसन्न होता है, मतलब खुश नहीं होता है। इस टाइप के जो अस्थेनिक टाइप के जो व्यक्ति होता है यह खुश नहीं होता है। ठीक है, अब जो व्यक्ति खुश नहीं होगा, अवसन्न व्यक्तित्व का होगा, वह पतला दुबला लंबा शरीर का होगा। अब जब सिजोफ्रेनिया होगा, इसमें सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है, भावविहीन चेहरा होगा, मतलब चेहरा पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, और सुखी त्वचा होगा। चीज़ों को समझ गए। चलिए, तीसरा क्रेसमर का वर्गीकरण है पिकनिक टाइप। पिकनिक टाइप के पर्सनालिटी, पिकनिक टाइप। अब पिकनिक टाइप में क्या होगा, चीज़ों को आप लोग देखिए। पिकनिक टाइप में जो होता है वो होता है छोटा व गोल मटोल शरीर। देखिए, एक हिष्ट पुष्ट वाला होगा, एक काफ़ी दुबला पतला लंबा शरीर वाला होगा, और एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो मीडियम का होता है, जो न ज़्यादा बड़ा होगा न छोटा होगा, छोट मटोल और गोल शरीर होगा, होता है ना ऐसा। तो ये जो है पिकनिक टाइप के होता है, जो छोटा और गोल मटोल होता है। जो काफ़ी लंबा दुबला पतला होगा अस्थेनिक होगा, जो हिष्ट पुष्ट होगा मतलब शरीर से सब ठीक होगा तो वह एथलीट होगा। ठीक है, सामाजिक, प्रसन्न और व्यवहारपूर्ण होता है। जो छोट मोट और गोल मटोल होता है, देखते होइएगा, वह काफ़ी प्रसन्न रहता है, काफ़ी सामाजिक में मिलजुल के रहता है और व्यवहारपूर्ण होता है सबके साथ। ठीक है, अधिक बातें करने वाला होता है। देखते होइएगा, जो ज़्यादातर छोट और मोट और गोल व्यक्ति होता है वह ज़्यादा बात करता है। ठीक है, और यह बहिर्मुखी स्वभाव का होता है, मीन्स यह बाहर से लोगों को ज़्यादा मिलना जुलना पसंद करता है, घुल मिल जाता है बाहरी लोगों के साथ। ठीक है, तो इस टाइप के पिकनिक टाइप के व्यक्ति में ये विशेषता पाया जाता है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो
आपको क्रेस्मर के वर्गीकरण में 3 चीज़ें याद रखना है कि क्रेस्मर ने 3 तरीकों से बांटा व्यक्तित्व को, एक एथलेटिक टाइप, एक आपका अस्थेनिक टाइप और एक आपका पिकनिक टाइप। पिकनिक टाइप गोल मटोल वाला व्यक्ति, यह काफ़ी मजबूत सुदृढ़ वाला, और यह दुबला पतला लंबा वाला। ठीक है, तीनों समझ गए। चलिए अब यहाँ पे दूसरा है सेल्डन का वर्गीकरण। साथियों, सेल्डन का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और सेल्डन ने भी जो है 3 तरीकों से व्यक्तित्व को बांटा। ठीक है, क्रेस्मर ने भी 3 तरीके से बांटा व्यक्तित्व को, और विलियम सेल्डन का वर्गीकरण भी जो है आपके 3 तरीकों से व्यक्तित्व को बांटा। ठीक है, यही है कि इसके अनुसार व्यक्तित्व को निम्न भागों में विभाजित किया गया। ओके, चलिए पहला है, देख लीजिए, अंतः आकारकी व्यक्तित्व। अंतः आकारकी का मतलब होता है कि अंतः से इंडोमॉर्फिक, मतलब उसका आंतरिक आकार जो है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अंतः आकारकी व्यक्तित्व, इंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी। ठीक है, देख लीजिए इंडोमॉर्फिक में क्या क्या होता है, देख लीजिए। इंडोमॉर्फिक अंतः आकार की जो व्यक्ति होता है वह आत्मसंतुष्टि होता है, सामाजिक होता है, व्यवहारिक कुशल और हंसमुख होता है, गोल मटोल होता है, सुविधा प्रिय होता है, सहनशील होता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका इंडोमॉर्फिक। चीज़ों को समझ गए। इंडोमॉर्फिक, अगर आपको कुछ नहीं याद है तो सीधा आप इंग्लिश में नहीं या हिंदी में नहीं याद होता है तो इंडोमॉर्फिक इंग्लिश में ही लिखिएगा। ठीक है, पहला इंडोमॉर्फिक हो गया जो आत्मसंतुष्ट, सामाजिक, व्यवहार कुशल, हंसमुख, गोल मटोल, सुविधा प्रिय, सहनशील होता है। ठीक है, चलिए दूसरा इन्होंने सेल्डन ने बांटा कि मेसोमॉर्फिक। इंडोमॉर्फिक के बाद आता है मेसोमॉर्फिक। ठीक है, जो मेसोमॉर्फिक व्यक्ति होता है यह बलिष्ठ व्यक्ति होता है। ठीक है, बलिष्ठ मतलब समझते हैं ना, काफ़ी मजबूत बल वाला। ठीक है, तो बलिष्ठ व्यक्ति का देख लीजिए क्या क्या विशेषता गुण होगा। तो जो मेसोमॉर्फिक होता है सेल्डन के अनुसार वह मजबूत और विकसित शरीर का होगा, आक्रामक और प्रभावी होगा, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहता है, ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार उसका रहता है, मनोरंजक कार्य में रुचि लेता है, शारीरिक क्रियाशील होता है, समाज में वह सफल होता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होता है वह जो है आपको मेसोमॉर्फिक वाला काफ़ी बलिष्ठ होता है, मजबूत होता है, आक्रामक होता है, प्रभावी होता है, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहता है, ईर्ष्यापूर्ण होता है, मनोरंजक कार्य में रुचि लेता है, शारीरिक क्रियाशील होता है, समाज में सफल होता है। तो ये मेसोमॉर्फिक मतलब बलिष्ठ व्यक्ति का पहचान है। ठीक है, तीसरा जो इन्होंने बांटा सेल्डन ने वो कमजोर व्यक्ति एक्टोमॉर्फिक। पहला इन्होंने बांटा इंडोमॉर्फिक। ठीक है, दूसरा इन्होंने बांटा मेसोमॉर्फिक और तीसरा इन्होंने बांटा एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, चलिए अब कमज़ोर व्यक्ति यानी एक्टोमॉर्फिक। कमज़ोर व्यक्ति के क्या क्या निशान होगा आप लोग खुद समझिए। पहला है पतला व लंबा शरीर। जो कमज़ोर होता है देखते होइएगा पतला और लंबा शरीर होता है, संवेदनशील होता है, कम बोलने वाला होता है कमज़ोर व्यक्ति, एकांत पसंद करता है कमज़ोर व्यक्ति, अपने अंदर ही वह केंद्रित होता है यानी आत्म केंद्रित होता है, शारीरिक रूप से कम क्रियाशील होता है और भावविहीन और भावों को छुपाने में समर्थ होता है। मतलब वह दूसरे को अपना जो है इमोशन नहीं बताने वाला होता है, शारीरिक क्रियाशील कम होता है, आत्म केंद्रित अपने आप में सिमट के रहने वाला होता है, एकांत पसंद करता है, कम बोलता है, संवेदनशील और पतला दुबला शरीर का होता है। तो इस प्रकार से यह आपका क्या हो गया एक्टोमॉर्फिक मतलब दुबला पतला कमजोर शरीर का। ठीक है, चलिए तो सेंडल का वर्गीकरण समाप्त हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे हिपोक्रेटस का वर्गीकरण। ठीक है, अब हिपोक्रेटस का वर्गीकरण में देख लीजिए, इसके अनुसार व्यक्तित्व को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन भागों में विभाजित किया गया है चलिए देखते हैं। पहला है मंद व्यक्तित्व मतलब फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी। जो हिपोक्रेटस ने कहा कि भाई मेरे हम व्यक्ति को अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो मंद व्यक्ति के लिए इन्होंने बताया अंतर्मुखी। मंद व्यक्ति के लिए पहला जो हिपोक्रेटस ने बताया वह फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी मतलब मंद व्यक्तित्व के। ठीक है, अब जो मंद व्यक्तित्व के होते हैं वह अंतर्मुखी होता है, समझ गए, सहनशील होता है, एकांत प्रिय होता है, तार्किक होता है, धीमे काम करने वाला और दुर्बल शरीर का होता है। तो ये जो है इन्होंने मंद व्यक्तित्व को बताया, कहा कि जो मंद व्यक्तित्व होते हैं फ्लेगमेटिक जो पर्सनालिटी के होते हैं वह अंतर्मुखी होंगे, सहनशील होंगे, एकांत पसंद करने वाले होंगे, तार्किक लॉजिकल होंगे, धीमे काम करने वाले होंगे और दुर्बल शरीर के होंगे। तो इन्होंने ये फ्लेगमेटिक को बताया। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो मंद व्यक्तित्व के तो होते ही हैं, साथ ही कुछ ऐसे होते हैं जो आशावादी होते हैं, जो क्या होते हैं सैंग्विन पर्सनालिटी के होते हैं यानी आशावादी व्यक्तित्व के होते हैं। ठीक है, सैंग्विन पर्सनालिटी आशावादी व्यक्तित्व देख लीजिए।
खुश व आनंद पूर्वक रहने वाला होता है। इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं वह खुश और आनंद रहने वाला होता है, ठीक है। जो आशावादी होता है, जो आशा रखता हो किसी से, तो वह काफ़ी खुश और आनंद पूर्वक रहता है, बात सही है। आत्मविश्वासी होता है जो आशावादी होता है, सामाजिक लगाव रखता है आशावादी होता है, परिवर्तनशील होता है और मजबूत शरीर का होता है। आशा वही रख सकता है जिसके अंदर मजबूती होगा, मजबूत वाला जिसके अंदर मजबूती नहीं होगा वो आशा नहीं रखता है, ठीक है। तो ये जो है आपके आशावादी सैंग्यूइन पर्सनालिटी हो गया दूसरा पॉइंट, जो कि हिपोक्रेटस के अनुसार है। अब जो एक आशावादी व्यक्तित्व है वह क्या क्या कर सकता है, क्या क्या होगा उसके अंदर, तो यही सब चीज़ें हैं। खुश आनंद पूर्वक रहने वाला, आत्मविश्वासी, सामाजिक, आशावादी, परिवर्तनशील, मजबूत शरीर, ठीक है। देखिए कोई बड़ा जो है इसमें चीज़ें नहीं है, ठीक है। आपको लगता होगा कि ये बड़ा है, कैसे याद करेंगे। आपको मेनली जितने भी वैज्ञानिक बताए हैं व्यक्तित्व को, उस वैज्ञानिक के वर्गीकरण को याद रखना है बस। जैसे शेल्डन ने बताया वो भी 3 तरीके, क्रेस्मर ने बताया वो भी 3 तरीके, हिपोक्रेटस ने बताया, अभी तक 2 पढ़ चुके हैं, आगे भी होगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इन्होंने एक बताया चिड़चिड़ा व्यक्तित्व मतलब कॉलेरिक पर्सनालिटी। कॉलेरिक पर्सनालिटी मतलब चिड़चिड़ा व्यक्ति। हिपोक्रेटस ने बताया मंद व्यक्तित्व, आशावादी व्यक्तित्व और चिड़चिड़ा व्यक्तित्व, ठीक है। अब जो चिड़चिड़ा व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होगा, तो प्रभावित शरीर का जो है स्राव होगा उसके अंदर, ठीक है। उत्तेजनशीलता होगा जो चिड़चिड़ा होगा, उसके बाद संवेदनशील होगा, त्वरित क्रोध मतलब जल्दी क्रोध वाला, और डिप्रेशन ग्रस्त मतलब डिप्रेसाइज्ड मतलब अवसाद ग्रस्त होगा। तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होता है वह क्या होता है, वो जो है प्रभावी जो है आपके चिड़चिड़ा होता है, कॉलेरिक पर्सनालिटी होता है, ओके। चलिए चौथा यहाँ पे देखिएगा उदास व्यक्तित्व, मेलानकोलिक पर्सनालिटी, ठीक है। मेलानकोलिक पर्सनालिटी, मेलानकोलिक पर्सनालिटी मतलब उदास व्यक्तित्व, ठीक है। उदास व्यक्तित्व मतलब होता है प्रभावी श्राव, ठीक है, अवसादग्रस्त, चिंता युक्त स्वभाव, कम सामाजिक। तो ये जो है उदास व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार से जो है हिपोक्रेटस ने 4 तरीके से बांटा, मंद व्यक्ति, आशावादी व्यक्तित्व, ठीक है, उदास व्यक्तित्व और एक जो है कमज़ोर व्यक्तित्व, ठीक है, जिसको चिड़चिड़ा व्यक्तित्व, कॉलेरिक पर्सनालिटी। तो इस प्रकार से हिपोक्रेटस के 4 पर्सनालिटी को याद रखिएगा, तो चीज़ों को, और जब पर्सनालिटी याद रहेगा तो उसके अंदर आसानी से चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है जंग का वर्गीकरण। जंग ने है जो है ज़्यादा नहीं, जंग अपने अंदर मात्र 2 ही चीज़ों का दिमाग लगाया। इन्होंने सीधा बताया कि भाई मनोवैज्ञानिक आधार पर इन्होंने बताया कि अभिव्यक्ति करने की क्षमता व सामाजिक कार्यों में रुचि के आधार पर व्यक्तित्व को जो है 2 भागों में इन्होंने वर्गीकरण किया। किसके आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार, अभिव्यक्ति करने की क्षमता और सामाजिक कार्यों में रुचि के आधार पर इन्होंने मात्र 2 ही तरीके से बांटा। एक बटा ऐसा व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी का हो, जो बहिर्मुखी व्यक्ति का हो, जो अपने से ज़्यादा बाहर के लोगों के साथ घुलता मिलता हो, अपने से ज़्यादा बाहर के लोगों पर विश्वास करता हो, यानी वह सामाजिक रूप से जो है तालमेल चलता हो। और एक इन्होंने बताया इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वह समाज से ज़्यादा अपने आप को लगाव रखता है, आत्मकेंद्रित होता है, ठीक है। चलिए बताते हैं। बहिर्मुखी मतलब बाहर की ओर, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। अब जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है देख लीजिए, वह सामाजिक लगाव होता है, मतलब बाहर की तरफ उसका झुकान ज़्यादा होता है खुद से, तो वह सामाजिक होगा, वह बाह्य समाज में रुचि रखेगा, वह निर्णय क्षमता वाला होता है, यथार्थवादी, आशावादी होता है बाहर के लोगों से, वह लॉजिकल बातें करता है, तार्किक होगा, ठीक है, प्रभावी वाक शक्ति होगा, मतलब उसका इफेक्टिव जो है सेंटेंस होगा, और लोगों में लोकप्रिय होगा, जो बाहरमुखी होगा, मित्रवत व्यवहार होगा, मतलब सबसे मित्र की तरह व्यवहार करेगा, और संकोच से दूर होगा। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वह काफ़ी जो है ज़्यादा लोगों से लगाव रखते हैं, समाज से लगाव रखते हैं, वह काफ़ी प्रभावी वाक बोलेगा, निर्णय में क्षमता रखता है, यथार्थवादी, आशावादी, तार्किक, ठीक है, लोग में प्रिय होगा, मित्र व्यवहार करेगा, संकोच से दूर होगा। तो इस प्रकार के व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होता है, बाहर के मुखी वाला, ओके। अब दूसरा आता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। ऐसा व्यक्ति जो आत्म केंद्रित होता हो, जो अंतर्मुखी मतलब अपने ही अंदर जो है समेट के रहने वाला होता हो। जैसे इस प्रकार के व्यक्ति में आत्म केंद्रित का लक्षण होता है। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला होता है। इच्छावादी या आशावादी नहीं होता है, यह खुद के आशा इच्छावादी होता है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, ठीक है। तो समझिए, सीधा समझिए कि एक्सट्रोवर्ट जो होता है वह इंट्रोवर्ट के उल्टा होता है। एक्सट्रोवर्ट में जिस प्रकार से व्यक्ति
अपने आसपास, अपने समाज और अपने लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना बोलना पसंद रखता है। उसी प्रकार से इंट्रोवर्ट में उल्टा होता है, कम दूसरे से कम मतलब रखना, अपने अंदर ज़्यादा चीज़ों को देखना, अपने अंदर केंद्रित होना, कम बोलना, अपने इच्छा को प्रकट करना, ठीक है। लोगों में लोकप्रिय नहीं होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं, शर्मीले भी होते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट वाला निर्णय लेने में देरी लगाते हैं, आदर्शवादी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, आज्ञा पालन व्यवहार करते हैं। इंट्रोवर्ट वाला एकांत पसंद करते हैं और कम सामाजिक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपके व्यक्तित्व होता है, जो इंट्रोवर्ट वाला व्यक्तित्व होता है ना, ये बहुत ही बड़ा बड़ा नाम करता है, ठीक है। यह जो है आपको क्या करता है, आपको इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार के व्यक्तित्व में होता है, तो कवि हो गया, लेखक हो गया, वैज्ञानिक हो गया, ये सब इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होते हैं, जो दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं रख के खुद से ज़्यादा मतलब रखते हैं और उनको इस चीज़ का मतलब नहीं रहता है कि मैं लोकप्रिय होऊंगा या नहीं होऊंगा, वो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। तो यही जो है इंट्रोवर्ट हो गया, समझ गया चीज़ को। चलिए अब लास्ट वाला बच गया समान वर्गीकरण, जनरल क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन में दो तरीके से बांटा गया है, एक टाइप ए है और एक टाइप बी है। टाइप ए वाले जो होते हैं इसमें निम्न गुण होते हैं, ठीक है। यह अति महत्वाकांक्षी होते हैं, ठीक है, मतलब इनका डिजायर बहुत ज़्यादा होता है, अपनी मर्जी से काम करने वाले होते हैं। टाइप ए के स्व अनुशासित होते हैं, मतलब स्वयं को अनुशासन में रखते हैं और समय की इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाबंदी होती है। तो इस प्रकार से जो टाइप ए के पर्सनालिटी है वो आपको यहाँ पे ये सब गुण पाया जाता है, अति महत्वाकांक्षी, अपनी मर्जी से काम करने वाला, स्व अनुशासित, समय के पाबंद, ये टाइप ए के पर्सनालिटी, ठीक है। टाइप 2 के जो पर्सनालिटी होते हैं इसमें निम्न गुण पाए जाते हैं, ठीक है, और इसमें इस प्रकार के व्यक्तित्व को शामिल किया जाता है जो सफलता के प्रति कम केंद्रित होते हैं, जो दूसरों के अनुसार कार्य करते हैं, समय के कम पाबंदी होता है और इनकी इच्छाएं समान होती है। तो ये टाइप बी के होते हैं जो एक नॉर्मल इंसान होता है उस प्रकार के, जो कम केंद्रित होते हैं सफलता के प्रति, दूसरे के अनुसार कार्य करते हैं, अपने अंदर कम पाबंदियां होती है और इनकी इच्छाएं समान होती हैं। तो ये टाइप जो है बी है, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व को 5 भागों में बांटा गया। मैंने क्या क्या पढ़ा, शेल्डन का वर्गीकरण, केस्मर्स का वर्गीकरण, हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण, जुंग का वर्गीकरण और सामान्य वर्गीकरण। तो ये आपके 5 प्रकार से मैंने वर्गीकरण पढ़ाया। ऊपर के शेल्डन का, ठीक है, शेल्डन का वर्गीकरण और केस्मर्स का वर्गीकरण, इस तीनों में 3-3 प्रकार से बांटा गया था, ठीक है। हिपोक्रेटस में 4 प्रकार से, जुंग में 2 प्रकार से और इस सामान्य में 2 प्रकार से। तो ये आपको मेनली यही याद रखना है, तो चीज़ों को आराम से लिख पाएंगे, ओके। बाकी आपको इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश में जो पढ़ना चाहते हैं आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है, सभी के इंग्लिश यहाँ पे दिए गए हैं, ओके। बाकी चलिए मिलेंगे, PDF डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, इसको पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा निकल रहे हैं वीडियो स्किप कर करके, उनको बाद में पता लगेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में बिना पढ़े भी पास हो गए हैं ना, हो जाएंगे, लेकिन सेकेंड ईयर में आपके लिए उतना ही घातक होने वाला है जब माइंड के ऊपर से बाउंस करेगा। तो अगर अभी से आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ नहीं पढ़ रहे हैं लोग, कुछ ही लोग हैं जो कॉन्शियस हैं और वो कंटिन्यू वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग तो आते हैं, PDF डाउनलोड करते हैं, जाते हैं। तो PDF करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बुक किताब आपके पास होगा ही, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक आप दूसरे को बात को नहीं समझेंगे तब तक आपके दिमाग में चीज़ें घुसने वाला नहीं है, कितना भी आप बुक PDF पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।